नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इतिहास विषय के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम और खोज पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले कुछ एक कथन देख लेते हैं। तो पहला एक कथन हमको दिखाई पड़ता है, महत्वपूर्ण कथन। पहले बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण कथन। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। देखिए, एक कथन हमारे सामने आता है, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। एक कथन यह है। दूसरा कथन, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कहा है। एक और कथन, जेएफ फ्लीट ने हड़प्पा संस्कृति के शुरुआती नमूनों को देखकर इसे भारतीय उपमहाद्वीप की एक स्वतंत्र विकसित सभ्यता नहीं बल्कि विदेशी प्रभाव माना है। देखिए, कक्षा आरंभ करने से पहले हमने आपके सामने तीन कथन रखे। पहला कथन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट साहब ने जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है, और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। और एक और कथन है जेएफ फ्लीट महोदय का। जेएफ फ्लीट महोदय ने हड़प्पा संस्कृति के शुरुआती नमूनों को देखकर उसे भारतीय उपमहाद्वीप की एक स्वतंत्र विकसित सभ्यता नहीं बल्कि विदेशी प्रभाव माना है। ये कथन हमने आपके सामने रखे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं।
देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कालक्रम। कालक्रम या फिर आप इसको चरण कह सकते हैं, चरण। तो देखिए हम जानते हैं कि हड़प्पा जो संस्कृति है या हड़प्पा सभ्यता जो है, इसकी शुरुआत को लेकर के भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है, अर्थात एक मत नहीं है। देखिए हम जान ये स्टोन एज की बात करते हैं, स्टोन एज। ये जो पाषाण युग है ये 3 भागों में विभाजित है। इसके 3 भाग हमको दिखाई पड़ते हैं, पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक एज या पीरियड, दूसरा है मध्य पाषाण, मेसोलिथिक पीरियड, और तीसरा है नवपाषाण। नियोलिथिक पीरियड। तो देखिए हमारा बिंदु यह है कि जब नवपाषाण काल का समापन हो रहा, तो देखिए अब हम बात करेंगे जरा नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। देखिए सबसे पहले इसका भी विभाजन है, क्लासिफिकेशन है। नंबर 1, इसे हम गैर मृदभांड काल के रूप में, गैर मृदभांड काल, नॉन पॉटरी डिवीजन बोलते हैं, नॉन पॉटरी डिवीजन। और इसी का दूसरा भाग है मृदभांड काल। पॉटरी डिवीजन। जो ये मृदभांड काल है, इस काल के अंत में, अर्थात जब ये काल समापन की ओर है, तो उसी समय मनुष्य ने पत्थर के साथ में पहली बार धातु का प्रयोग करना सीख लिया था, अर्थात उसने पहली बार तांबे का प्रयोग किया। तो इस काल के अंत में पहली बार धातु, और धातु में भी कौन सी, तो तांबा का प्रयोग किया गया। मैंने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता से पहले की जो एज है, जो काल है, वो पाषाण काल है, स्टोन एज है। और स्टोन एज भी 3 भागों में क्लासिफाइड है, अर्थात इसका पहला भाग है पूरा पाषाण काल, जिसे हम पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे हम मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। और तीसरा है नवपाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इस नियोलिथिक का भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है, इसे 2 भाग में, गैर मृदभांड काल अर्थात नॉन पोट्री डिवीजन, और दूसरा है मृदभांड काल, जिसे पोट्री डिवीजन बोलते हैं। तो जो मृदभांड काल का जब अंत हो रहा है, उसी समय हड़प्पा के वासियों के द्वारा, हड़प्पा के लोगों के द्वारा पहली बार पाषाण के साथ में धातु का प्रयोग किया गया, और वो धातु तांबा थी। ठीक है, तो यानी अब चूंकि यहां पर पाषाण प्लस तांबा का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसे ताम्र पाषाणिक कहा गया, ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहा गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा
इसे ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये एक जनरल डिवीजन है, फिर हम भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार क्या इसका क्लासिफिकेशन उस पर भी बात करेंगे। तो ये 3200 बीसी से जो पहले का काल है, इसे हम प्राक हड़प्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पहली बार तो इसे हम जरा दर्शा लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। ये जो 3200 बीसी से पहले का काल है, इसे हम प्राक हड़प्पा बोलते हैं। प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा बोलते हैं। और इसके बाद में ये प्रारंभिक हड़प्पा है। प्रारंभिक हड़प्पा। ये परिपक्व हड़प्पा है। और इसके बाद में ये पतनोन्मुखी हड़प्पा है। कौन सा? पतनोन्मुखी। और ये है उत्तर हड़प्पा। ध्यान दीजिएगा, प्राक का मतलब होता है पूर्व या पहले, यानी वो काल जो हड़प्पा से पहले का काल है। तो जनरली हड़प्पा से पहले कौन है? सामान्य तौर पर अभी हमने कहा कि नवपाषाण काल है। इसका मतलब है यहां पर पाषाण काल का पतन हो रहा है। ये पतन हो रहा है पाषाण काल का। और ये उत्थान हो रहा है प्रारंभिक हड़प्पा का। उत्थान। ये आपका डेवलप्ड हड़प्पा बोल सकते हो, या मेच्योर मेच्योर हड़प्पा बोल सकते हो आप इसे। इसके अलावा ये पतनोन्मुखी है, इसको डिक्लाइनिंग हड़प्पा बोलते हैं। और ये फिर इसका जो है पतन हो रहा है, और फिर इसका उत्थान हो रहा है। और उत्थान जब, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो किसका उत्थान होगा? तो बट नेचुरल है कि वैदिक काल का। किसका? वैदिक काल। इस ग्राफ के माध्यम से मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये प्राक हड़प्पा, प्राक का तात्पर्य होता पूर्व, अर्थात हड़प्पा से पूर्व का काल। तो हड़प्पा से पूर्व का काल कौन है? तो नवपाषाण काल है। अर्थात नवपाषाण काल समाप्त हो रहा है और हड़प्पा का प्रारंभ हो रहा है। हड़प्पा काल का प्रारंभ। तो ये जो है, ये प्री हड़प्पन पीरियड है। प्राक हड़प्पा मीन्स प्री हड़प्पन पीरियड है। ये जो प्रारंभिक हड़प्पा है, अर्ली हड़प्पन पीरियड बोला जाता है। ये डेवलप्ड और मेच्योर हड़प्पा बोला जाता है। दिस इज डिक्लाइनिंग हड़प्पा। और ये लेट हड़प्पा। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब नवपाषाण काल का समापन हो रहा है और हड़प्पा यानी अर्ली हड़प्पा जिसे बोल रहे हैं, जिसे हम प्रारंभिक हड़प्पा बोल रहे हैं, का उत्थान हो रहा है, तो उसके बीच का जो संक्रमण काल है, उसके बीच का जो संक्रमण काल है, यानी इनके बीच का जो ये संक्रमण काल है, इसे ही ताम्र पाषाणिक कहा गया है। ताम्र पाषाणिक। ठीक है। ताम्र पाषाणिक को ऐसे भी हम समझा सकते हैं आपको, अ ट्रांजिशनल फेज
वेयर ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर along with stone tools, और इसे ही चैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। अर्थात ताम्रपाषाणिक काल। तो ताम्रपाषाणिक काल कौन सा है? जब मनुष्य ने पाषाण के साथ, यहां पर क्या हो रहा है, तो पाषाण के साथ में तांबा का यूज किया और तब ये ताम्रपाषाणिक बना। क्या बना? ताम्रपाषाणिक। तो कहने का मतलब यह है कि नवपाषाण काल का समापन हो रहा है और आरंभिक या प्रारंभिक हड़प्पा का उत्थान हो रहा है। उसके बीच का जो संक्रमण काल है, जो उसके बीच का संक्रमण काल है, उसे ही हम ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार यहां पर मनुष्य ने पत्थर के साथ में किसी धातु का उपयोग किया। वो धातु कौन सी थी? तो वो तांबा थी, इसलिए इसे ताम्रपाषाणिक काल कहा जाता है। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं अ ट्रांजिशनल फेज वेयर ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर अलॉन्ग विद स्टोन टूल्स, इसीलिए इसको चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। फिर यहां पर ये जो डेवलप्ड हड़प्पा है या परिपक्व हड़प्पा है या मेच्योर हड़प्पा है, जो भी आप कहना चाहें, यहां पर हम देखते हैं वी सी वाइड स्प्रेड ऑफ ब्रोंज मेटल। वाइड वी सी वाइड स्प्रेड यूज ऑफ ब्रोंज मीन्स मेटल एलॉय है, ये मेटल एलॉय composed mainly of copper and tin। कहने का मतलब यह है कि जो ये परिपक्व हड़प्पा है, यहां पर हमें मनुष्य जो है, यहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं, उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने लोहे कॉपर में, तांबे के साथ में टिन का प्रयोग किया है। यानी यहां पर क्या हमको दिखाई पड़ता है? तांबा प्लस टिन, और टिन को हम रांगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये बनाया कांसा। यानी जो डेवलप्ड हड़प्पा का जो पीरियड है, यहां पर हमको कांसा का प्रयोग दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहां पर इसे क्या कहेंगे? कांस्य युगीन। ये ताम्रपाषाणिक सभ्यता यहां बोला गया था, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। कांस्य युगीन। इसके बाद में 1900 बीसी से लेकर के 1300 बीसी के बीच में हड़प्पा का पतन हो रहा है, इसलिए इसे पतनोन्मुखी हड़प्पा बोलते हैं। और उसके बाद में 1300 के बाद में इसे लेट हड़प्पा बोलते हैं, अर्थात हड़प्पा का काल खत्म हो रहा है और एक नई संस्कृति उभर के सामने आ रही है, जिसे हम वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो इस वैदिक काल के पीरियड में यहां पर मनुष्य ऑलरेडी कांसे का प्रयोग कर चुका है। अब कांसे के साथ में लोहे का प्रयोग भी, यानी इस लेट हड़प्पा पीरियड में हमें यहां पर कांसा प्लस लोहा, लोहा का इस्तेमाल भी हमें दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं आप, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है, उसका अतरंजी खेड़े से, यानी उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिले हैं और वहां पर वैदिक पीरियड में इसे श्याम अयस या कृष्ण अयस के नाम से जाना गया है। यानी लोहे को वहां पर श्याम अयस या कृष्ण अयस के नाम से जाना गया है और इसके साक्ष्य हमको उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इस लेट हड़प्पा पीरियड में हमें कांसा प्लस लोहे का प्रयोग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं फिर से अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं
कि मुख्यतः इसके 3 ही चरण माने जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई कितने चरण हैं, तो मुख्य रूप से 3 ही चरण है। पहला है प्रारंभिक हड़प्पा, जिसे हम इनिशियल फेज या इनिशियल स्टेज बोलते हैं। तो ये प्रारंभिक हड़प्पा पहला इसका चरण है। दूसरा परिपक्व या डेवलप्ड हड़प्पा, इसे ही मेच्योर हड़प्पा बोलते हैं। और यही मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का मेन पीरियड यही है, जो 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी के बीच का ये पीरियड है। तो इसे परिपक्व हड़प्पा बोलते हैं। ये इसका दूसरा और सबसे ज्यादा विकसित चरण है। और तीसरा है पतनोन्मुखी। तो मुख्य रूप से हमें 3 ही चरण इसके दिखाई पड़ते हैं। वो कौन से हैं? प्रारंभिक हड़प्पा, फिर जिसे हम कहते हैं डेवलप्ड हड़प्पा या विकसित हड़प्पा या मेच्योर हड़प्पा, और तीसरा है पतनोन्मुखी हड़प्पा। ये जो उत्तर हड़प्पा है, ये तो जब हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो रही है और वैदिक काल का उत्थान हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ इसीलिए लिखा, इसे यहाँ पर हड़प्पा का जो है वो पतन हो रहा है और वैदिक काल उभर के सामने आ रहा है। इसलिए ये पतन और उत्थान हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्राक हड़प्पा, प्राक का मतलब होता है पूर्व, अर्थात हड़प्पा से पहले का पीरियड जो है उसे हम प्राक हड़प्पा बोलते हैं। हड़प्पा से पहले का जो पीरियड है उसे हम प्राक हड़प्पा बोलते हैं। और ये प्राक हड़प्पा का तात्पर्य यहाँ पर नवपाषाण युग से ही जाएगा, क्योंकि हड़प्पा से पहले है क्या? तो नवपाषाण युग है। ठीक है, तो नवपाषाण युग का जो पतन हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर पतन दिखाया, किसका? पाषाण काल का पतन हो रहा है। और प्रारंभिक हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता का उत्थान हो रहा है। इसके बीच का जो ट्रांजिशनल फेज है, जो संक्रमण काल है, इसे ही ताम्र पाषाणिक कहा जाता है। इसे ही ताम्र पाषाणिक कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां लिखा अ ट्रांजिशनल फेज वेयर ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर एलॉन्ग विद स्टोन टूल्स। ठीक, और जो ये परिपक्व हड़प्पा है, यहां पर वी सी वाइड स्प्रेड यूज ऑफ ब्रोंज मेट। ब्रोंज क्या है? एक मिश्र धातु है, मेटल एलॉय है, कंपोज्ड मेनली ऑफ कॉपर एंड टिन, जो कॉपर यानी तांबा और टिन के प्रयोग से को मिलाकर के बनाई गई है। तो इस परिपक्व हड़प्पा काल में हमें कांसे का सर्वाधिक उपयोग दिखाई पड़ता है, प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए इसे एक और नाम दिया गया, कांस्युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और फिर 1900 से 1300 बीसी के बीच में इस सभ्यता का पतन दिखाई पड़ता है। और इस सभ्यता का जब पतन हो रहा है तो एक नई संस्कृति उभर के सामने आ रही, अर्थात वैदिक काल का उत्थान हो रहा है। तो इस चार्ट के माध्यम से हमने आपको ये दिखाया कि वास्तव में इसका कालक्रम क्या रहा है और इसे मुख्य कितने चरणों में? तो मुख्य 3 ही चरणों में बांटा गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा कुछ विद्वानों के मत मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला बिंदु कि C14 कार्बन डेटिंग विधि जो है, ये कार्बन डेटिंग विधि, इसके अनुसार, कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार, ठीक है, तो इसका जो काल है, काल क्या है? तो ये 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। ठीक है, दूसरा है मार्टिमर व्हीलर के अनुसार, मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने इसे 2500 बीसी से 1500 बीसी तक माना है। इसके अलावा देखिए, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने जो इसका काल माना है वो 3200 बीसी से
2700 बीसी माना है। इसके अलावा माधो स्वरूप वत्स हैं, माधो स्वरूप वत्स, इन्होंने 3500 बीसी से 2700 बीसी माना है। ठीक है, तो इसके अलावा आप एनसीईआरटी का अगर डेटा देखेंगे, ये 2500 बीसी से 1750 बीसी तक ही मानते हैं। 1750 क्या बल्कि 2300 बीसी है। 2350 बीसी से, मेरी सॉरी 2350 बीसी से 1785 बीसी मानते हैं। तो देखिए, अलग अलग विद्वानों के अनुसार इसका कालक्रम हमने आपको बताया कि कार्बन डेटिंग विधि C14 कार्बन डेटिंग विधि, इसके अनुसार इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो क्या है, तो वो 2350 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। यहां पर एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो कार्बन डेटिंग विधि है, इसका उपयोग प्राचीन सभ्यताओं, जीवाश्मों की अवधि एवं कालक्रम को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इस विधि को विकसित किसने किया, तो अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एफ लिब्बी। प्रोफेसर एफ लिब्बी ने इस कार्बन डेटिंग विधि को विकसित किया था। इसके माध्यम से हम प्राचीन सभ्यताओं और जीवाश्मों की अवधि एवं कालक्रम को ज्ञात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को लेकर के भिन्न भिन्न मत हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। हमने कहा C14 कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार इसका जो काल है वो 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी है। वहीं एक ASI के महानिदेशक रहे मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने 2500 बीसी से 1500 बीसी माना है। जॉन मार्शल, ये भी ASI के महानिदेशक रहे हैं, 1902 से रहे हैं ये, तो 3200 बीसी से 2700 बीसी तक इन्होंने काल माना है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 बीसी से 2700 बीसी इनका काल माना है। एनसीईआरटी 2350 बीसी से 1785 बीसी इनका काल मानती है। तो ये कुछ कालक्रम पर हमने चर्चा की कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था, अर्थात उसके चरण क्या थे। कुछ महत्वपूर्ण कथन पर भी हमने चर्चा की। देखिए, आप जानते हैं कि इस समय कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है। आपको बहुत ही हौसला रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें, अपने हौसले को बनाए रखें। आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने क्लास के प्रारंभ में ही कहा था कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अर्थात मैं आपको अपनी क्लास के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ मैं आपका हौसला वर्धन भी करना चाह रहा हूं, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण कोट्स बोल देता हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।